स्त्रियों के गर्भाशय वस्ती के पार्श्व में निकट ही रहता है ना? स्त्रियों में विशेष रूप से हमको ध्यान रखना है। स्त्री नाम तु वस्ती पार्श्वगतो गर्भाशया सन्निकृष्टा। गर्भाशय जो होता है वस्ती के पास में रहता है। अब मुझे कोई ये बताएगा, रेक्टोवेसाइकल वेसिकल जो भी बोलते हो भाई, वेसिकल पाउच और डॉगलस पाउच कहाँ होता है? डॉगलस पाउच पता है कि नहीं पता है? अच्छा, वो तो होता है। हम ये पूछ रहे हैं, हाँ देखो, ये हमको डायग्राम अच्छा बनाना नहीं आता, हम ऐसे बना रहे हैं ना। ये यूट्रस है, ये रेक्टम होता है, ये ब्लैडर होता है ना। तो यूट्रस और ब्लैडर को हम वेसिकल बोलते हैं, वेसाइकल बोलते हैं ना। तो यूट्रस और ब्लैडर के बीच में जो पाउच पाया जाता है उसको हम रेक्टोवेसिकल पाउच बोलते हैं, और रेक्टम और यूट्रस के बीच में है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? डॉगलस पाउच बोलते हैं। ये क्वेश्चन कभी पूछा गया है ना? ठीक है, पता है आपको? ठीक। गर्भाशय वस्ती के पास में निकट ही रहता है, इसलिए उन्हें शस्त्र उत्तान रूप में अर्थात अधिक गहरा नहीं करना चाहिए। तस्मात् रक्तम अंगम वक्षस्त्रम पातेत, नहीं तो स्त्रियों का मूत्रस्रावी व्रण बन जाता है। पुरुषों में वस्ती मुख के स्रोत में व्रण होने पर मूत्रस्राव होने लगता है। अश्मरी निकालने के लिए शस्त्र द्वारा किए गए व्रण के अतिरिक्त अन्य कारणों से फटी हुई वस्ती का संधान नहीं होता। दो भागों फटी हुई वस्ती वाला अश्मरी करोगे नियोग हो जाता है, नियोग नहीं होता, सॉरी। देखियो देखो, बुंदेलखंडी निकल आती है कभी कभी, है ना? पतंग वही है ना, इसलिए चलो क्या होता है, अश्मरी को निकालने के लिए हमने अपने हाथ से जो व्रण बनाया था वो तो ठीक है, हम निकालेंगे, लेकिन कभी कभी हमने जो व्रण नहीं बनाया, अश्मरी निकालते समय उसमें अपने आप वो जगह फट जाती है, तो वो कैसी होती है? असाध होती है ना। ये बोला है ना, अतिरिक्त अन्य कारणों से फटी हुई वस्ती का संधान नहीं होता, और दो भागों में अगर फट जाए वस्ती तब भी वो निरोगी नहीं होता है। अश्मरी होने के बाद, निर्धारण करने के बाद हमको क्या करना चाहिए? तो तूष्णोदक द्रोण्याम स्वेदेत वस्तु क्यों करना है? वस्ती असृजा ना पूर्यते पूर्णे वा शील कषायाम पुष्प नेत्रेण विदत्यात्। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है कि अश्मरी व्रण के कार्य से फटी हुई वस्ती वाला क्रिया शस्त्र ये नहीं करना। शल्य निकालने के बाद, अश्मरी निकालने के बाद हमको क्या करना चाहिए? उष्ण जल की द्रोणी में बैठाकर स्वेदन करें। तो जल द्रोणी हमने आपको पहले बता के आ चुके थे, अश्मरी के चिकित्सा में यूज करते हैं, ठीक है। इस विधि के प्रयोग से वस्ती में रक्त एकत्रित नहीं होता। आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा? उष्ण जल की द्रोणी में क्यों बैठाते हैं? क्योंकि इससे वस्ती में रक्त इकट्ठा नहीं होगा। यदि वस्ती में रक्त भर गया है तो आपको उसकी सफाई करना है। कैसे करोगे? शीरी वृक्ष के क्वाथ का प्रयोग उत्तर वस्ती के रूप में करोगे। शीरी वृक्ष कषाय का प्रयोग क्या करेंगे हम? उत्तर वस्ती के रूप में। समझ आ गया? उष्ण जल की द्रोणी ताकि रक्त ना भरे वस्ती में, भर भी गया तो शीरी वृक्ष कषाय की उत्तर वस्ती दे दोगे, पुष्प नेत्र उत्तर वस्ती, ठीक है। अब मूत्र मार्गत अश्मरी का शोधन कैसे करोगे? बहुत इंपॉर्टेंट है। गुण समझते हैं, करने से बनता है, ये डायूरेटिक होता है, गुड़ डायूरेटिक होता है। तो गुड़ स्वाहित्य, गुड़ को हमको पेट भर के खिलाना है ना। गुड़ मिश्रित भात, यहाँ पे भात बोला है। मूत्रमाशनम चास में गुड़ स्वाहित्यम वितरित। गुड़ स्वाहित्य मतलब बहुत ज्यादा, स्वाहित्य का मतलब होता है बहुत ज्यादा। क्या बोल रहे हैं? अच्छा हाँ बिल्कुल, तेल द्रोणी वगैरह बता रहे हैं, हाँ लिख लीजिए ना जिन बच्चों को नहीं पता है। तो गुड़ स्वाहित्य, गुड़ मिश्रित भात बहुत ज्यादा मात्रा में खिलाना है। एक ही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा इस लाइन से कि गुड़ स्वाहित्य कहाँ देते हैं? मूत्र मार्गत अश्मरी में। दूसरा, घृतयुक्त अवाहु समय 3 दिन पिलावे। घृतयुक्त अवाहु हमको कितना देना? उसके लिए 3 दिन देना है। 3 दिन के बाद मूत्र रक्त की शुद्धि हो जाए तथा व्रण को आर्द्र करने के लिए पर्याप्त गुड़ मिश्रित दूध के साथ नरम भात पिलाना है। ऐसा 10 दिन करना है। फिर खट्टे फल का रस खिलाने से 10 दिन सादा सादा द्रव के दोबारा फिर क्षीर कषाय से रोगी का व्रण। पूछा क्या जाना मैडम? ये बता दो, इतना थोड़ी कैसे याद करोगे? नहीं करना है। एक ही चीज याद रखना है, गुड़ मिश्रित भात या गुड़ स्वाहित्य कहाँ खिलाते हैं? मूत्रगत अश्मरी में खिलाते हैं। और कौन से शस्त्र का यूज करते हैं? वडिश का यूज करते हैं। नॉर्मल अश्मरी में पूछा जाए, अग्रवक्रक यंत्र का यूज करते हैं। अश्मरी को आहरण करने के लिए मूत्रगत में हम वडिश का उपयोग करते हैं। दो ही चीजें याद करना भी, इतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। बाकी उत्तर वस्ती आस्थापन देते हैं और 1 वर्ष तक स्त्री सेवन का मना होता है। अब देखो निषेध देख लो, क्या बोले हैं? रूढ़ अंगाना, हाँ, ना रोहित वर्ष ना अपसु प्लवेत भुंजीत बागुरु। क्या बोले हैं कि 1 वर्ष तक स्त्री सेवन का मना है। घोड़ा, हाथी, पर्वत, रथ, वृक्ष पर ना चढ़े, जल में ना तैरे। अब स्त्री सेवन पृष्ठ पर ना चढ़े तो वहां भी बताया था अर्श में, वहां पे हमने उकड़ू बैठना मना किया था, उत्कट आसन में नहीं बैठना। प्रेशर लगा हुआ अर्श बाहर जाएगा, वो हो गया। अब अश्मरी मतलब अश्म, अश्म मतलब पत्थर। कहाँ फेंकते हैं? किनारे पर हम बैठ के, नदी के किनारे पर बैठ के पत्थर कहाँ फेंकते हैं? जल में फेंकते हैं। तो अश्मरी में क्या निषेध है? जल, जल में तैरना। और वृक्ष के ऊपर से बैठ के पत्थर जल में तो फेंकते हैं, तो वृक्ष पर चढ़ना और जल में फेंकना ये सब मना है, ठीक है। अभी भगंदर और आएगा तो ध्यान रखना। अब यहाँ से एक सुपरफिशियल क्वेश्चन बनता है, 8 प्रकार के श्रोतोमर्म, श्रोतोमर्म की रक्षा किस बीमारी की चिकित्सा में करते हैं? 8 श्रोतोमर्म, या फिर आपसे पूछ लिया जाए श्रोतोमर्म कितने होते हैं? फिर आप लोग कंफ्यूज आ जाओगे कि श्रोतोमर्म है क्या? तो कितने होते हैं? 8 होते हैं। क्या होते हैं? ये पढ़ते जा रहे हैं, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? यहाँ तक हो गया। मूत्र वह छेदन, अगर मूत्र वह स्रोतस का छेदन हो गया, हाँ क्या बोल रहे हैं? सर्पमुख, हाँ बिल्कुल, बाघभट्ट ने सर्पमुख बोला है, सर्पफण वाला बोला है, ठीक है। तो मूत्र वह शुक्र वह मुष्क शोतो मूत्र प्रसेक आदि होता है। तो मूत्र वह में छेदन हो जाएगा तो क्या हो गया? मूत्र वस्ती में भर जाएगा। क्या है? मूत्र वह स्रोतस के कटने पर मृत्यु होती है और वस्ती मूत्र से भर जाता है। दो चीजें याद रखना है, मूत्र वह का मां से, मूत्र मां से ही मृत्यु याद कर लेना। तो मूत्र वह अगर कटेगा तो वस्ती में ही मूत्र रहता है, तो वस्ती में मूत्र भर जाएगा और मृत्यु हो जाएगी। शुक्र वह छेदन में मरण, मरण तो अधिकतर में होता ही है। क्लैब याद रखना, शुक्र में क्लैब बहुत आसानी से याद कर सकते हो। मुष्क में ध्वजभंग। अब देखो शुक्र और मुष्क में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि मुष्क में क्लैब लगा दे क्या? बिल्कुल नहीं, शुक्र में क्लैब लगाना है। मुष्क में क्या मिलता है? ध्वजभंग मिलता है। याद क्या करोगे? ध्वज को पढ़ लो, ध्वजा, ध्वजा मतलब क्या होता है? फ्लैग, झंडा। बड़ा मुश्किल होता है कहीं पर अपना स्थापत्य करना, झंडा लहराना। कश्मीर में लहराए थे पहले, बड़ा मुश्किल काम था, तो मुश्किल है ध्वजारोहण, तो याद रहेगा मुष्क वह स्रोतस में ध्वजभंग। मूत्र प्रसेक में क्या होता है? मूत्र प्रसेक मतलब वस्ती मुख, मूत्र वह मूत्र प्रसेक अलग है, इसको अच्छे से याद करना, एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर दोगे 100%। मूत्र वह बोलेगा तो वस्ती में मूत्र भर जाएगा, मूत्र प्रसेक बोलेगा तो पासे प्रक्षरण याद करना, पासे प्रक्षरण, मूत्र का प्रक्षरण होता है। सेविनी, योनि, नीनी है ना, तो क्या कर दोगे? रुजा कर दोगे। नी में क्या है? रुजा। योनि सेविनी अगर कट जाएगी तो गुदा होगी। वस्ती गुदा में, सॉरी वस्ती और गुदा में विद्य लक्षण, मतलब ये बोला है कि वस्ती और गुदा में विद्य हो तो पहले जो लक्षण बताया है वस्ती विद्य के, गुदा विद्य के, तो मर्म के समान लक्षण। वस्ती और गुदा में विद्य विधन हो जाए तो मर्म के समान लक्षण हमको समझना चाहिए। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गुदा वस्ती में हो जाए तो मर्म विद्य के समान समझना है।
सेवनी योनि में ऊर्जा समझना है, मूत्र वह में वस्ती मूत्र से पूर्ण हो जाता है, शुक्र में क्लब है, मुश्किल है ध्वजा चढ़ाना तो ध्वजभंग हो गया, मूत्र प्रसेक में प्रचरण है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब मर्मान्य अष्टाव संबुद्ध्या शोध जानी शरीरिणाम, शस्त्र कर्म को भली भांति ना जाने वाला वैद्य मनुष्य के में स्रोतों में स्थित 8 प्रकार के मर्मों को ना पहचानकर अनेक व्यक्तियों को मार डालता है। तो 8 प्रकार के स्रोतों मर्म का वर्णन किया है, फिर से बता दिया है कौन कौन से होते हैं, ये 8 होते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक शुरू करने वाले हैं, भगंदर चिकित्सा। हाँ पूछ लिए ना, अभी हम क्वेश्चन पूछ लिए अश्मरी से, कहाँ पर क्या है। नॉर्मल अश्मरी के आहरण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अग्रवक्त्रक का। मूत्रमार्ग अश्मरी के लिए वरिष्ठ का। गुण साहित्य का प्रयोग कहाँ करते हैं, बताइए जरा। दारुण व्याधि, यमराज के समान व्याधि, कंटक सीजा नाम चूर्ण माक्षिक संयुतम किसके छीर के साथ देते हैं। अक्रियांत्र मृत्यु, चरक ने कहाँ बोला, सुश्रुत ने कहाँ बोला। हारित छार पानी का कहाँ पर है। उत्कट आसन किसमें निषेध है। वृक्ष पर चढ़ाई जल में पत्थर फेंकना, ये जल में पत्थर फेंकना नहीं, जल में तैरना कहाँ पर है ना। हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अगला चैप्टर शुरू करने से पहले है ना, एक छोटी सी स्टोरी समझ लेते हैं ना, मन हो रहा है सुनाने का। क्या होता है, 2 व्यक्ति रहते हैं, उनको एक टास्क मिलता है। क्या टास्क मिलता है कि आपको एमपी से कहाँ जाना है, केरल जाना है, ठीक है। तो दोनों के पास टाइम लिमिट वगैरह कुछ नहीं रहता, बस आपको केरल पहुंचना है। चौथे दिन आप वहां पहुंच के हमको इन्फॉर्म करिएगा कि पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ठीक है। फिर वो आगे की बात बाद में करेंगे, है ना। तो अब केरल 2 आदमी गए, है ना, एक अपने भाई बंधुओं के साथ गया और एक अकेला गया। उसको क्या लग रहा था मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा तो क्या होगा, मेरे जो हेड ने मुझे बोला है तो मुझसे बहुत खुश हो जाएंगे, है ना, कि तुम इतने जल्दी पहुंच गए हो। और एक जो था अपने भाई बंधुओं के साथ था, है ना। दोनों से सर ने बात की, 4 दिन बाद उनसे बात की, ठीक है। अब उन्होंने पूछा, एक जो अकेला गया था उससे पूछा कि भाई रास्ते में क्या क्या किया। बोलते कुछ नहीं सर, अकेला था, है ना, मुझे लग रहा था कि मैं जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंच जाऊं तो मुझे उससे कुछ प्रॉफिट होगा, मैं आपसे बात करूंगा, आप मेरे से बात करेंगे, मेरी सैलरी बढ़ा देंगे, ऐसा कुछ उसने बोला। फिर दूसरे से पूछा, उसने ये बोला मुझे पहुंचना तो था, मुझे भी ये लालच था कि मेरी भी सैलरी बढ़े, लेकिन मुझे सबको साथ लेके चलना था, ठीक है। लेकिन वो जो फर्स्ट वाला था वो रास्ते में गया तो लेकिन बहुत बोर हुआ ना, पहुंचना उसको भी वही था, फैमिली वालों के साथ जो गया था उसको भी वही पहुंचना था, लेकिन जो फैमिली वाला था वो बहुत खुश होकर, बड़ा आनंदित होकर वहां पहुंचा, ठीक है। तो देखो पहुंचना दोनों को वही था। ये मैं आपको क्या चीजें बता रही हूँ कि सिलेक्शन चलो आपका भी हो गया, सामने वाले का भी हो गया, दोनों का सिलेक्शन हो गया, पहुंचे वहीं पर है। लेकिन एक ने बड़े खुश होकर पढ़ाई की, एक ने अच्छे से पढ़ाई की, एमडी दोनों को मिला, एक को अच्छा ब्रांच मिल गया, एक को खराब ब्रांच मिल गया। खराब ब्रांच कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी आपके मन की ब्रांच नहीं मिली, तो वही मैं आपको बार बार समझाती हूँ कि सारी चीजों को साथ मिले। फैमिली वाला मतलब क्या, आपकी बुक्स, ऐसा नहीं कि सारा रिश्तेदार वगैरह, ये कुछ नहीं। फैमिली आपकी सारी संहिताएं, सब्जेक्ट है, प्रीवियस ईयर है, एमसीक्यू, सारी चीजों को साथ में लेके पढ़ोगे तो आपको खुशी मिलती जाएगी और आपको सारी चीजें आसानी से हो जाएंगी। अब जो केवल एक ही चीज में रखा, पहले मैं संहिता पढ़ लूं, पहले मैं सब्जेक्ट पढ़ लूं, फिर बाद में ये करूंगा, तो उसके दिमाग में टेंशन रहता है ना। इस कारण से वो 1-2 नंबर से अगर पीछे रह गया ना तो क्या होने वाला है, उसका ब्रांच चेंज हो जाएगा। तो वही मैं आपको बार बार बोलती हूँ, हाँ बार बार बोलती हूँ कि आपको ना सारी चीजों को साथ में लेके पढ़ना है ना। पहुंचोगे तो वही ना, लेकिन खुशी से पढ़ो। हमको करना वही चीज है, खुश होकर करें या दुखी होकर करें, तो आनंद किसमें आएगा, खुश होकर करो ना। पाना तो सबको ही कीजिए, इसलिए मैं बार बार आपको बोलती रहती हूँ, ठीक है। चलिए हाँ, अब रिलेटिव के यहाँ कोई भी नहीं जाना है, शादी ब्याह बिल्कुल अटेंड नहीं करना है, आपका फिल्म एग्जाम हो सकता है ना, इसलिए सबको तैयार रहना है। हाँ बिल्कुल, अब नहीं जाना है। रिलेटिव कौन है, हाँ इसलिए मैंने क्लियर कर दिया, अपने रिश्तेदारों के साथ जाना मतलब अपने सारे रिश्तेदार कौन है, अपनी संहिता, अपने अनंतर भगंदर की चिकित्सा विधि का वर्णन किया जा रहा है। तो 5 प्रकार के भगंदर हम पहले पढ़ चुके थे। क्या थे इनमें, शंभू का व्रत जो था दोषज था, शल्य उत्पन्न छद्र भगंदर जो था असाध्य था, श्रेष्ठ कष्ट साध्य थे। हमने जो भगंदर की साध्य साध्यता पढ़ी, हाँ मैंने भी आज के पेपर में पढ़ा, अभी कहीं होने वाला था, जुलाई में पहुंच गया नीट का एग्जाम, मतलब एक्सटेंड हो गया है, आगे पहुंच गया, आज ही देखा। तो 8 भगंदर 5 प्रकार के होते हैं, उनमें से असाध्य कौन कौन से हैं, 2 असाध्य होते हैं, कौन सा, त्रिदोषज और छद्र भगंदर असाध्य है, बाकी सारे कष्ट साध्य है। समझ में आ रहा है, समीपा लास्ट के 2 असाध्य कर दो, बाकी का क्या है, कष्ट साध्य। ये हमने एक डिवीजन पढ़ लिया है, दूसरा डिवीजन में आपको आगे जाके पढ़ूंगी, है ना, ठीक है। तो अपने को तो अप्रैल मान के चलना है, कोई मुझे एक्सक्यूज नहीं देगा मैडम इलेक्शन हो जाएगा तो आगे बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ा तो क्या कर लोगे। पढ़ गया तो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ पे बहुत तैयार हो गए हैं, पूरी तैयारी आपकी कंप्लीट हो गई है, फिर आपको 3 महीने और मिल जाएंगे तो कितनी अच्छी बात होगी। आप कितना और अच्छे से पढ़ लोगे, हो जाएगा तो दिक्कत है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आपको पढ़ना है। भगंदर पीड़िका से पीड़ित अपक्व पीड़िका वाले रोगी की चिकित्सा हमको कैसे करना है, हमेशा यही सिद्धांत है। अपक्व पीड़िका अपतर्पण से विरेचन पर्यंत जो हमने द्विवरणी चिकित्सा में 11 विधान पढ़े थे वो करना है, मतलब व्रण शोफ के समान, व्रण शोफ के समान हमको अपतर्पण से लेकर विरेचन पर्यंत चिकित्सा करना है। उसके बाद जब पक जाती है तो हमको व्रण के समान चिकित्सा करना चाहिए, ऐसा ही पढ़े हमेशा, वही है। स्नेहन अवगाहन स्वेदन जल द्रोणी में बिठाकर स्वेदन कराएं, तो इधर भी जल द्रोणी का प्रयोग किया है। अवगाहन स्वेदन मतलब ही जल द्रोणी होता है, शैया पर बिठाएं, फिर अर्श की चिकित्सा की भांति पोजीशन, लिथोटॉमी पोजीशन, बहिर्मुख अंतर्मुख भगंदर की परीक्षा करना है, फिर हमको प्रोविंग करना है, उसके बाद ऊंचा उठाना है, आशा सहित शस्त्र से काट देना, ऐसा ऐसा बताएं। ये मॉडर्न वाला बता दिया ट्रीटमेंट, कहाँ काटते हैं अपन, पूरी ओपनिंग को ओपन नहीं करते हम लोग, आयुर्वेदा में छाल सूत्र बांधते हैं, धीरे धीरे वो कटता जाता है, हील होता जाता है, मतलब हमने अपने हॉस्पिटल में ऐसे किया है। अब मुझे नहीं पता अलग अलग जगह क्या करते हैं, है ना, और मॉडर्न वाले उसको पूरा ही ओपनिंग कर देते हैं, ठीक है। अपने यहाँ छाल सूत्र बांधते हैं ताकि हीलिंग के साथ साथ कटता भी जाए और हील होता भी जाए, ठीक है। एसटी के अंदर डालकर हमको क्या करना है, प्रोविंग करना है, परीक्षा करना है, उसके बाद चीरा लगा देना, अग्नि क्षार कर्म करना है, सभी भगंदरों के सामान चिकित्सा है। स्पेशल चिकित्सा से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। विशेष चिकित्सा देखते हैं, नाड्यांतरे प्राण कुर्यात विशत्तु शतपूर्णि की, फिर तस्मान ना विव्रता कार्यो व्रण वस्तु शतपूर्णि के, केवल इतना इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा भगंदर है जिसमें हमको विवृत नहीं करना है व्रण को, शतपूर्णक मतलब बहुत सारे छोटे छोटे ओपनिंग्स हैं, अगर हम उसमें विवृत करेंगे तो एक ओपनिंग दूसरी ओपनिंग से मिल जाएगी, दूसरी तीसरी ओपनिंग से मिल जाएगी, तो बहुत बड़ा पैसेज बन जाएगा। तो शतपूर्णक में व्रण को विवृत ना करें। क्या बोले हैं, सुरक्षित वेद को शतपूर्णक चलनी के समान छिद्र वाले भगंदर में नाड़ियों के मध्य में व्रण बनाना चाहिए, नाड़ियों के मध्य में नाड़ी अंतर में व्रण बनाना चाहिए, जैसे ये शतपूर्णक है, ठीक है, बहुत सारी ओपनिंग है। तो
हमको नाड़ियों के बीच बीच में क्या बना दी, यहाँ पे एक व्रण बना दी, यहाँ से पस निकाल लिया, यहाँ व्रण बना दी, यहाँ से पस निकाल लिया। तो नाड़ियों के बीच बीच में व्रण बनाना है, उसका पस निकाल देना है, लेकिन व्रण को कभी विपरीत नहीं करना चाहिए नाड़ियों, ठीक है। तो भगंदर में नाड़ियों के मध्य व्रण बनाना है, व्रण को भरकर जाने पर शेष नाड़ी की चिकित्सा करना चाहिए। एक दूसरे संबंधित नाड़ी में अनेक प्रकार के व्रण बाहर से बनाना है। जो वैद्य एक दूसरे संबंधित रहित नाड़ी में एक प्रकार का व्रण बनाता है, वह रोगी के व्रण को फैला देता है, विदीर्ण कर देता है। उस रोगी के फैले हुए व्रण मार्ग से मल मूत्र का स्राव होता है। प्रकृत वायु प्रकोपित वायु आटो पर गुदा में अत्यंत शूल उत्पन्न करता है। ऐसे अवसर पर शल्य शास्त्र वैद्य निसंदेह घबरा जाता है, इसलिए शत पूर्ण भगंदर में व्रण को छोड़ा नहीं करे। कुल मिलाकर सारांश इतना निकलता है, नाड़ी के अंतर अंतर में व्रण बनाना है, दूसरा इसके व्रण को विपरीत नहीं करना। पढ़ा क्यों पूरा, आपको समझ में आना चाहिए क्या चीज पढ़ते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूरा भी प्रीवियस ईयर मैंने सॉल्व कराया है, उसमें ही आपको बताया था सभी में लकी जो तीर्थ करे, सभी में लकी जो तीर्थ करे, ठीक है। सभी से हो जाएगा, पहले कुशल वैद्य के सिद्ध वाली व्याधि में क्या करना है, उसको छेदन करना है। किस प्रकार का छेदन करना है, सभी से हो जाएगा सर्वतोभद्रक, सर्वतोभद्रक। लकी से हो जाएगा लांगलक, तीर्थ से हो जाएगा, लांगलक से दो है, लकी से दो चीजें हैं। हाँ बिल्कुल, सभी में लकी जो तीर्थ करे, लांगलक से लांगलक, लकी से लांगलक, अर्धलांगलक, तीर्थक से हो जाएगा गौतीर्थक। चार याद रखना। तो वात में किए हैं, पित्त वाले में कोई छेदन नहीं किए हैं, लास्ट में कफ वाले में किए हैं। तो वात का कफ का ही याद करना था, हमने एक याद कर लिया, सभी में लकी जो तीर्थ करे, ठीक है। पित्त, हाँ, और वैद्य श्राव मार्गों को अब क्या करना था, जहां से डिस्चार्ज हो रहा था, हाँ बिल्कुल, चंद्र सम्मुख से खजूर खाया, परिश्रावी में पढ़ेंगे। तो जो श्राव हो रहा था उसको हमने अग्नि से जला दिया। सुकुमार एवं भीरू व्यक्ति का शतपूर्ण भगंदर कष्ट साध्य होता है। सुकुमार में अगर हो जाए तो शतपूर्ण भगंदर कष्ट साध्य हो जाएगा, और उसमें वेदना, हाँ, उसमें वेदना का स्राव को बंद करने के लिए स्वेदन का प्रयोग शीघ्र करना है। तो अग्नि कर्म करा दिए, स्वेदन भी करा दिए हैं। और क्या इसमें यूज करते हैं, पूर्व कथित स्वेदन द्रव्य का यूज करेंगे। ग्राम और आनुप औदक मांस का प्रयोग करना है। स्नेह कुंभी निषेधित, स्नेह कुंभी का प्रयोग करना है। स्नेह कुंभी क्या होता है, कोई कुंभ में ये सब मांस आदि डालकर, है ना, उसका क्या करना है, सेचन करना है, ठीक है। स्नेहलिप्त घड़े में रखें और नाड़ी स्वेद के द्वारा, हाँ, सेचन नहीं करना, नाड़ी स्वेद के द्वारा उसको देना है, नाड़ी स्वेद देना है। सारा ये स्नेह द्रव्य रख लिया, उसमें जो स्टीम बनेगा उसका क्या देना है, स्टीम देना है, ठीक है। तो याद रहेगा बात में स्नेह का प्रयोग किए हैं। सतकोनक हो गया। अब उष्ट डिग्री में पित्त की प्रधानता है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा भगंदर है जिसमें अग्निकर्म नहीं करना चाहिए, अग्निकर्म नहीं करना चाहिए उष्ट डिग्री में, किसमें पित्त की प्रधानता होती है। इसमें हमको क्या करना है, क्षार कर सकते हैं, अग्नि नहीं करना है। पूती मांस व्यवहार्थम अग्नि रत्ना पूजिता, इतना कोटेशन आता है, क्योंकि यहाँ पर जो मांस होता है उसमें सड़न हो जाती है, मांस होता है उसमें सड़न हो जाती है, इस कारण से अग्निकर्म नहीं करना चाहिए। क्यों मांस में सड़न हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पित्त का इन्वॉल्वमेंट है, पित्त जो होता है पाक करता है, ठीक है, इसलिए हमको यहाँ पर नहीं करना। बाकी घृत संस्थित पिष्ट आदि का लेप करना है, फिर क्या करना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। अब परिश्रावी में देखते हैं, सुकोष्ण अणु तेल से परिसेचन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुकोष्ण अणु तेल से परिसेचन करना है, क्षार का प्रयोग करेंगे, अग्निकर्म भी यहाँ पर करते हैं, ठीक है। सुकोष्ण अणु तेल और गुदा की रुजा के लिए भी हम सुकोष्ण अणु तेल का प्रयोग करते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे, सामान्य चिकित्सा में पढ़ेंगे। कौन कौन सा छेदन करते हैं, चंद्र सम्मुख से, अग्निकर्म करते क्षार भी करते हैं ना। चंद्र सम्मुख से खजूर खाया, चंद्र सम्मुख से खजूर खाया। चंद्र से क्या हो जाएगा, दो चीजें हो जाएंगी, चंद्राकार अर्धचंद्राकार। सम से हो जाएगा सम, कहाँ गया सम, सूचीमुख, हाँ अभी बता रही हूँ। मुख से हो जाएगा सूचीमुख, अवांगमुख, दो हो जाएंगे। खजूर से हो जाएगा खजूर पत्रक, खजूर पत्रक, हाँ, समुखम अवांगमुखम, कहाँ गया सम, ढूंढ लीजिए ना। खजूर के पत्ते के समान होगा, चंद्राकार अर्धचंद्र सूची अवांगमुख, तीरा लगाएं, नहीं है सम, हमने कहाँ से लिख लिया, पता नहीं अब। अच्छा, खजूर पत्रक के समान, ये सम मतलब है समान, समान है, सम नहीं है ना, डिकोडिंग गलत कर दिए थे, ठीक है। फिर आरभ, हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें हमको विरेचन वगैरह नहीं कराना चाहिए। तो बालक के बहिर्मुख अंतर्मुख भगंदर में भी विरेचन, अग्निकर्म, शस्त्र, क्षार का प्रयोग हानिकर होता है। क्या है, ये सारी चीजें नहीं करना है ना। बालक के बहिर्मुख को चाहे अंतर, उसमें विरेचन, अग्निकर्म, शस्त्र, क्षार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मृदु तीक्ष्ण अर्थात ना तो ज्यादा तीक्ष्ण हो, ना ही अधिक मृदु हो, ऐसी औषधियों का प्रयोग उनको करना चाहिए। और क्या करना है, बुद्धिमान वैद्य आगंतुक भगंदर, मोस्ट वाला अंडरलाइन कर लो, बुद्धिमान वैद्य आगंतुक भगंदर, नाड़ी भगंदर में नाड़ी को शस्त्र द्वारा यत्न पूर्वक काटना। आगंतुक भगंदर हुआ था, उसकी जो नाड़ी बनी थी उसको काट देना है। जामुन के फल के समान अग्निकर्म, शलाका यंत्र था, तब तो शलाका से पूर्व कथित विधि के अनुसार हमको क्या करना है, व्रण को जलाना है। व्रण के अंदर शल निकालने के उपाय करें और कृमिनाशक चिकित्सा करें, क्योंकि यहाँ पे आगंतुक है, तो आगंतुक में बाहरी वातावरण के कारण यहाँ पे कृमि की एंट्री हो जाती है ना, तो इसके लिए हमको कृमिनाशक चिकित्सा करना है। आगंतुक भगंदर प्रत्याख्ये चारभ्यो वर्ज्यापि त्रिदोषजा, आगंतुक भगंदर असाध्य है ऐसा समझकर चिकित्सा प्रारंभ करें। त्रिदोषज भगंदर को असाध्य समझकर त्याग दे और सभी भगंदरों के लिए क्रमशः चिकित्सा विधि का प्रयोग करें। हमने क्या पढ़ाए थे आपको, ये पढ़ाए थे कि लास्ट के त्रिदोषज और आगंतुक भगंदर असाध्य है, बाकी सारे कृत्य साध्य है। फिर असाध्यता में भी दो कंडीशन होती है, एक चिकित्सीय और एक अचिकित्सीय। असाध्य होने के बाद भी एक अचिकित्सीय होता है, चिकित्सीय, और एक चिकित्सीय होता है। तो जो आगंतुक भगंदर है वो असाध्य के साथ साथ उसकी हम चिकित्सा कर सकते हैं, प्रत्याख्ये कहकर चिकित्सा कर दो, लेकिन त्रिदोषज की चिकित्सा नहीं करना है। शंभु का, शंभु भगवान शंकर की कोई चिकित्सा कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। तो शंभु जो है, त्रिदोषज जो है वो चिकित्सा योग्य नहीं है, अचिकित्सीय है। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई है। अणु तेल से परिचय हमने कहाँ पढ़ा था, अपच भगंदर में पढ़ा था, और एक जगह और पढ़ रहे हैं, अगर वेदना हो, शस्त्र कर्म के कारण जहां वेदना उत्पन्न हो वहां उष्ण अणु तेल से परिचय करना। वेदना के शमन के लिए हमको उष्ण अणु तेल का यूज करना चाहिए, ठीक है। और बाकी के कुछ कंटेंट बताए हैं, पूरा बहुत पढ़ के चलो। त्रिव्रता, नागदंती, मंजस्थापय, सा उत्सादन के लिए, रसांजन, है ना, पुष्ट त्रिव्रता, अधिकतर जो है विरेचक औषधियों का प्रयोग किया है, विरेचक औषधियों का प्रयोग किया है ना, भगंदर में विरेचन कराते हैं हम, ठीक है। न्यग्रोध आदि शोधन रोपण में यूज होता है, न्यग्रोध आदि गढ़ जो है, यहाँ से ऐसा कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं बनता है। यंत्र को प्रयोग को जानने वाला वैद्य अर्श यंत्र के ओष्ठी को छिद्र से ऊपर पकड़कर अर्धचंद्राकार में भगंदर के अंदर प्रवेश करे। जब भी स्पैकुला जो होता है,
आप उसको सेमी सर्कल ले जाके इंसर्ट करते हैं, एनुअल एग्जामिनेशन जब हम करते हैं रेक्टल एग्जामिनेशन, तो इस प्रकार से इंसर्ट की वजह से घुमा के उसको ले जाते हैं, अर्धचंद्राकार में प्रवेश कराना है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब साध्यता और देख लें। तो व्यायाम, मैथुन को प्रतिष्ठायान, गुरु, संवत्सर आदि हमको त्याग देना है, 1 साल तक त्याग देना चाहिए, जब तक वो रूढ़ ना हो जाए। तो हमने उत्कट आसन इन्हीं के साथ पढ़ा था, वो अर्श में पढ़ा था। पत्थर वत्थर फेंकना जो था, जल था, वृक्ष था, वो अश्मरी में पढ़ा। बाकी का जो बचा हुआ है गुरु आहार, गुरु आहार कहाँ पढ़े? भगंदर में पढ़े, ठीक है। अर्धचंद्राकार रूप में मतलब ये सेमी सर्कल में प्रवेश कराना। अर्धचंद्राकार यंत्र का प्रयोग नहीं किया है ना, वो अर्शो यंत्र का किया था। क्लियर हो गया? तो अगला चैप्टर कल शुरू करेंगे, नवम अध्याय कुष्ठ चिकित्सा। फिर कुष्ठ के बाद आ जाएगा महा। अब यहाँ पे तो चैप्टर है ना, अधिकतर रेफरेंसेस वाले हैं, वज्रक तेल, महावज्रक तेल कहाँ बताए हैं ना, इतना ज्यादा वहाँ पे डिटेल वाला नहीं, चिकित्सीय योग वाले। तो कल मैं आपको 9, 10 और 11 3 चैप्टर कंप्लीट करा दूंगी। नवम अध्याय कुष्ठ चिकित्सा, सुष्ठ चिकित्सा स्थान का 9 नंबर का चैप्टर शुरू करेंगे, कुष्ठ चिकित्सा। 9वां कुष्ठ है, 10वां महाकुष्ठ है, 11वां प्रमेह, 12वां प्रमेह पीड़िका, 13वां क्या है? मधुमेह है। तो ये वाले रेफरेंसेस आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कुष्ठ किस कारण से होता है? निदान स्थान में हम सारा कारण पढ़ के आ चुके हैं। विरुद्ध भोजन करने से, है ना, पाप कर्म, पाप क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। पाप कर्म से और कौन कौन से रोग होते हैं? एक तो कुष्ठ होता है, दूसरा एक ही कुष्ठ का ही टाइप है, चित्र कुष्ठ होता है, तीसरा उदर रोग होता है, चौथा क्रमिद शिरोरोग। क्रमिद शिरोरोग है कि हृदय रोग है? मैं हर बार भूल जाती हूँ। पाप कर्म से और क्या होता है? शिरोरोग है कि हृदय रोग है? बता दीजिए। हाँ, ओके, क्रमिद शिरोरोग है, हृदय रोग नहीं, है ना। ये सब रोग जो है पाप कर्म से होते हैं। और किन किन चीजों का मना होता है यहाँ पे? स्पेशली अविष्यंदी पदार्थ जो होते हैं उन चीजों का भी मना होता है। बाकी त्वचा के दोषी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैडम कि पित्तवर्धक पदार्थ ही त्वचा को दूषित करेगा, है ना, क्योंकि कुष्ठ जो होता है त्रिदोष व्याधि है। तो यहाँ पर ऐसा आहार विहार जो वात प्रकोप, पित्त प्रकोप, कफ प्रकोप, तीनों प्रकार के आहार कुष्ठ को उत्पन्न करने वाले होंगे, है ना। तो मांस, वसा, दूध, दही क्या प्रकोपित कराते हैं, कफ को भी बढ़ाते हैं, है ना। दही पित्त को ही बढ़ाता है। कुलत्थ, उड़द, निष्पाप जो है ये पित्त को बढ़ाने वाला होता है। गन्ने की रस, पिष्टी, बनी वस्तु, अम्ल, विरुद्ध भोजन, अब्दिशन वगैरह वात को बढ़ाता है। विदाही और अविष्यंदी पदार्थ, है ना, स्पेशली अविष्यंदी पदार्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं? 10 मस गर्भाशय, चरक, अच्छा कुछ और चीज बता रहे हैं हम, ठीक है। तो अविष्यंदी पदार्थों का सेवन, दिन में सोना, दिवा स्वप्न स्वप्न मैथुन का परित्याग कर देना चाहिए। तो इन सारी चीजों से कुष्ठ होता है। तो कुल मिला के ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वातवर्धक ही हो, कफवर्धक। अधिकतर पित्त और कफवर्धक ज्यादा इंडिकेट किया हुआ है, तो इनको हमको नहीं लेना है, ठीक है। अब एक एक पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। क्या रेफरेंस है ना, वज्रक तेल। यहाँ पे सारे जोड़े वाले तेल बताएंगे, कौन कौन से जोड़े वाले एक बार मैं बता देती हूँ, फिर आपको अंडरलाइन करवाऊंगी। तो वज्रक तेल, महावज्रक तेल, तुबरक, भल्लातक, तिक्तक, महातिक्तक, नीलघृत, महानीलघृत, ये सारा रोग अधिकार आपसे पूछा जा रहा है। जोड़े जोड़े वाला वो कहाँ है? कुष्ठ चिकित्सा नो में है। तो वज्रक तेल का प्रयोग किस फॉर्म में करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे कोड बनाकर याद करो कि हमारा शरीर, स्किन की जो प्रॉब्लम है, कुष्ठ अगर हो जाता है तो शरीर वज्र के जैसा हो जाता है। वज्र के जैसा शरीर कुष्ठ में, तो वहाँ पे वज्रक तेल लगाएंगे। लगाएंगे मतलब अभ्यंग, अभ्यंग के फॉर्म में वज्रक तेल का प्रयोग करेंगे। और आरक बदादी के कषाय का प्रयोग उपसाधन के लिए करेंगे, ठीक है। और एक और चीज बताया हुआ है, पान परिषेक अवगाहन के लिए खदीर कषाय का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। 3 चीजें हमने यहाँ से देखी। वज्रक तेल का प्रयोग अभ्यंग के फॉर्म में करेंगे, आरक बदादी कषाय है उत्साधन के लिए करेंगे, पान के पीने के लिए, परिषेक के लिए, अवगाहन स्वेदन के लिए खदीर कषाय का प्रयोग करेंगे। तो खदीर जो होता है कुष्ठगना नाम होता है, यहाँ पर बताया हुआ है। फिर आता है पूर्व रूपेषु उभयता संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस आचार्य ने कुष्ठ के पूर्व रूप में उभय संशोधन करके बताया है? ये आचार्य सुश्रुत का है। उभय संशोधन बताया है। क्या है? कुष्ठ रोग के पूर्व रूप अवस्था में, वैसे जनरली रूप अवस्था में करते हैं, इन्होंने पूर्व रूप में बता दिया। दोनों मार्गों द्वारा कराना है, वमन विरेचन के द्वारा। अब एक एक त्वचागत पढ़ते हैं, मतलब रसगत हो जाएगा, मांस में, अस्थि मज्जा, कहाँ कहाँ पर क्या कराना है। तो सबसे पहले त्वचागत कुष्ठ में देखते हैं, शोधन द्रव्यों का लेप करें। क्या करना है? त्वचागत में हमको शोधन और आलेपन यूज करना चाहिए, लिखा हुआ है। शोधन द्रव्यों का लेप करें, मतलब वही है, शोधन और आलेपन करें। यहाँ से पढ़ेंगे संस्कृत से, शोधन आलेपन त्वचा में करेंगे। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, शोले, शोले से क्या हो जाती है? त्वचा जल जाती है। या फिर शोले, सॉरी आलेपन है ना वो, तो आशा याद कर लो। क्या याद कर लो? आशा। आशा की क्या है? त्वचा है। आशा की त्वचा में कुष्ठ हो गया है, आ से हो जाएगा आलेपन, शा से हो जाएगा शोधन। फिर रक्त में अगर कुष्ठ हो गया, रक्त धातु तक पहुंच गया, तो वहां पे शोधन आलेपन तो था ही पहले के जैसा, मतलब आशा तो था ही। आशा में कार और जोड़ देना, आशा कार, का से हो जाएगा कषायपान, रा से हो जाएगा रक्तावसेचन, ठीक है। शोधन आलेपन, आशा हमने किसमें याद किया? त्वकगत या रसगत में। आशा से क्या हो रहा है? डिकोडिंग, आलेपन, शोधन। उसके आगे बढ़े तो आशाकार याद कर लिया। आशाकार मतलब आलेपन, शोधन, कषायपान और रक्त मोक्षण। फिर हम उसके अगली धातु में गए, मांसता। इसका मतलब ये समझो कि जैसे हम आगे गए तो ये भी ऐड हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा बन जाएगा। हम इसके और आगे गए तो ये रक्त वाला पूरा यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और इसके अलावा कुछ और चीजें भी यहाँ पर मिल जाएंगी। शोधन, आलेपन, कषाय, शोधित अवसेचन, यहाँ तक तो था ही। रक्त का जैसे का तैसा हमने लिख दिया। लास्ट में अरिष्ट मंत्र और प्राश दिया हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरिष्ट का मंत्र का सेवन करना चाहिए, अरिष्ट और मंत्र। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि मांस की अगर वृद्धि हो जाएगी तो हमको लेखन करना पड़ेगा। कैसे लेखन करोगे? अरिष्ट का प्रयोग करके करोगे, है ना। प्राश, प्राश मतलब च्यवनप्राश आदि अवलेह, तो अरिष्ट मंत्र अवलेह, अरिष्ट मंत्र, प्राश आदि का प्रयोग मांस में करते हैं। याद हो जाएगा? अरिष्ट क्या करेगा? लेखन का काम करेगा, है ना। फिर चतुर्थ में पहुंच जाएगा। चतुर्थ मतलब कौन सी में? त्वक, रक्त, मांस, मेद। मेद में पहुंच जाएगा तो क्या करोगे? याप्यम, याप होता है एक तो, है ना। मेद में अगर पहुंच जाएगा, याप होगा। इसमें संशोधन और रक्त मोक्षण कराते हैं, संशोधन रक्त मोक्षण। तो सार करके याद कर सकती हो, है ना। मेद सार, मेद का सार, संशोधन रक्त मोक्षण करेंगे। उसके बाद शिलाजतु, भल्लातक, जो हम अच्छे अच्छे रसायन पढ़ते हैं ना, वो मेदोगत में क्यों दिए होंगे? याप होता है, रसायन का सेवन करेगा तो दोबारा उत्पन्न नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे अच्छे वाले रसायन, भल्लातक, शिलाजतु, है ना, और गुग्गुल, तुबरक, खदिर, अयस्कृति, सब कुछ। अयस्कृति भी विधान यहीं पर बताया है, तो भल्लातक ने ये बताया है। पंचम नैव चौक्रमी, पंचम वाले की हमको चिकित्सा नहीं करना है। पंचम, षष्टम, सप्तम, मतलब इसके बाद की जो चीजें हैं, पांचवी अर्थात अस्थि आदि गत धातुओं की कुष्ठ की चिकित्सा असाध्य है, क्योंकि असाध्य तो पहले से बोला ही गया था, है ना। तो हिंदी में अकेला मेद का पढ़ा देती हूँ, क्या
क्या बोला है, मांस का भी देख लो, शोधन, आलेपन, कशायपन, रक्तमोक्षण, अरिष्ट और मंथ और अवलेह का सेवन करें। मेद यापक होता है, तो इसमें हमने सार पढ़ लिया था, संशोधन, रक्तमोक्षण पढ़ लिया, साथ में इसमें हमको क्या कराना है, अच्छे वाले इलावा, शिलाजतु, स्वर्णमाक्षी, गुग्गुल, तुबरक, खदे, असर, अयस्कृति का भी प्रयोग करें। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस आचार्य ने या फिर मेद अयस्कृति किस धातुगत पुष्टि की चिकित्सा है, तो मेदोगत धातु की चिकित्सा होती है। ठीक है, क्लियर हो गया है? ओके, हाँ, अयस्कृति वहां पर भी हमने पढ़ा था, अर्श में भी था कुछ। फिर कुष्ठ रोग की चिकित्सा में क्या करना है, प्रथम स्नेहपान विधि, वमन विरेचन आदि संशोधन के पश्चात के द्वारा करनी चाहिए कुष्ठ रोग की चिकित्सा। अब ऐसा इसको मत पढ़ो, इससे कंफ्यूजन हो जाएगा, संशोधन के बाद थोड़ी ना स्नेहपान पहले करते हैं, है ना। तो कुष्ठ रोग की चिकित्सा प्रथम स्नेहपान विधि के द्वारा करनी चाहिए। उसके बाद हमको जो भी दिया हुआ है याद नहीं करना है। वातज कुष्ठ में रोगी को पान अभ्यंग में कराना चाहिए इसका घृत का प्रयोग। फिर पित्तज कुष्ठ में क्या कराना है, पित्त पापड़ा लोत्र आदि का घृत देना है ना। फिर कुछ मत याद करो, सभी कुष्ठों में तुबरक, सिद्ध तेल और भल्लातक तेल का प्रयोग करना चाहिए। तो हमने अभी क्या पढ़ लिया है, वज्रक, महावज्रक पढ़ लिए, बाकी त्वचा में आशा पढ़ लिए, रक्त में आशाकार पढ़ लिए, मांस में आशाकार प्लस मंद, अरिष्ट, अवलेह, मेद में सार, संशोधन, रक्तमोक्षण प्लस सारी अच्छी रसायन, बाकी के लास्ट में जो था वहां पे हमको क्या कराना, चिकित्सा ही नहीं करनी। इतना क्लियर हो गया था। फिर अगले इस पे चलते हैं। तो पहले स्नेहपान कराना है, उसके बाद बोले हैं कि सारे कुष्ठों में हमको 2 तेलों का यूज करना है, तुबरक और भल्लातक तेल का करना चाहिए। ठीक है, फिर हम अगला देखते हैं तिक्तक घृत। कौन सा, महातिक्तक घृत आता है, तिक्तक और महातिक्तक। तो महातिक्तक घृत का प्रयोग रोग अधिकार याद करते चलो, है ना। तिक्तक रोग अधिकार का मीनिंग क्या होता है, जहां पर उन घृतों के बनने की विधि का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर विधि का वर्णन किया है। फलश्रुति का मतलब होता है वो कहां-कहां दिया जा सकता है। तो तुबरक तेल, भल्लातक तेल, तिक्तक, महातिक्तक, वज्रक, महावज्रक, कितना पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, याद होता चल रहा है, बार-बार इसलिए रिवाइज करवा रही हूं, आपको याद होना चाहिए, यहाँ से रेफरेंसेस पूछे जाते हैं। फिर क्या कराना है हमको, कुष्ठ में 1 2 3 4 5 पंचशिरा का वेधन कहां के करते हैं, तो लिख लो, आचार्य सुश्रुत ने पंचशिरा का वेधन, पंचशिरा वेधन जो है कुष्ठ की चिकित्सा में बताया है। चरक ने पंचशिरा वेधन दूषी विष की चिकित्सा में बताया है। पंचशिरा वेधन चरक ने दूषी विष में और वात रक्त में रक्त मोक्षण की 6 विधियां बताई। चरक जी ने वात रक्त में रक्त मोक्षण की 6 विधि, षड शिरा वेधन कहीं कहीं बताया है ना। अब मुझे नहीं याद है कि उसमें लिखा है कि नहीं लिखा, वात रक्त पढ़ाऊंगी तो आप देख लीजिएगा, षड शिरा वेधन लिख लो बस, है ना। वात रक्त में रक्त मोक्षण की 6 विधि करके तो आया ही है। तो ये पंचशिरा वेधन जो चैप्टर चल रहा है, सुश्रुत का कुष्ठ में है, चरक का दूषी विष में है, षड शिरा वेधन रक्त मोक्षण की 6 विधियां चरक जी की वात रक्त में बताई। अब कुष्ठ हर कितने सिद्धलेप बताए हैं, 7 बताए हैं, जबकि चरक जी ने कितने बताए हुए हैं, 6 बताए हैं। उनको नाम क्या दिए हैं, चरक ने 6 सिद्धतम लेप बताए। चरक जी ने कुष्ठहर 6 सिद्धतम लेप कहां बताए हैं, कोई मुझे बताएगा। चरक सूत्र स्थान के 3rd नंबर के चैप्टर आरगवदी नामक चैप्टर में बताए। 6 सिद्धतम लेप चरक के सूत्र स्थान के कहां पर है, 3 में है। इनके कितने हैं, 1 ज्यादा कर दिए, 7 कर दिए। अब यहाँ पे ऐसा कोई योग नहीं पूछा जाएगा, थोड़ी थोड़ी ड्रग बस याद करके चलो। तत्र में पीसते हैं, इसके लिए दद्रू के लिए दिया हुआ है, सरसों हल्दी वगैरह, है ना। कब्ज चरक में पीसते हैं, दद्रू है। हेमशीरी, व्याधि घात आदि का प्रयोग करते हैं, दद्रू के लिए ही है ना। अब एक अकेला याद कर लो, कठगूलर मतलब काकोदुम्बर। काकोदुम्बर वैसे किसकी श्रेष्ठ औषधि है, जिसको गुड़ के साथ दिया जाता है, स्वित्र की श्रेष्ठ औषधि है, स्वित्र की, है ना। काकोदुम्बर गुड़ के साथ या काकोदुम्बर इसको बोलते हैं, कठगूलर हिंदी नाम है। और कठगूलर का प्रयोग एक जगह और किए हैं, कहां, पुंडरी कुष्ठ में। स्वित्र में तो किए हैं, वो तो हमने पहले ही पढ़ा है, पुंडरी कुष्ठ में भी किए हैं। इसका यूज करने से क्या होता है, उसमें फफोले पड़ जाते हैं, फिर वो फूटते हैं, तो वहां का कुष्ठ ठीक कर देता है ना। तो काकोदुम्बर पुंडरी में भी यूज किया है। अब ये रेफरेंस पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूति कीटो राजवृक्ष उद्भवेन क्षारेणाक्ता शुक्लम एको निहंति, किसके हरण के लिए ये योग आया है, क्या है, पूति कीटो राजवृक्ष उद्भवेन क्षारेणाक्ता चित्र, चित्र के लिए आया है। तो चीता या हाथी की छाल को जलाकर, क्या है, द्वैपम दग्धम, चीता हाथी की हमने जो छाल थी उसको जला दिया है, तेल के साथ फूटे हुए फफोले पर लगाए, या तो ये कर लो। दूसरा, राजवृक्ष किसको बोलते हैं, अमलतास, अमलतास के वृक्ष के द्वारा निर्मित क्षार के साथ पूती कीट को मिलाकर, पूती कीट को मिलाकर लगाने से चित्र को नष्ट करता है ना। एक तो चित्र इतनी खतरनाक बीमारी है, बोलते हैं पाप कर्म से उत्पन्न होता है। तो पाप कर्म से उत्पन्न हो रहा है, उसमें पाप कर्म करके ही लगा रहे, मतलब कीड़े को मार रहे हो ना, तो कहां तक सफल होगा, ऐसा याद कर सकते हो। कीड़े को मार के लगा रहे हैं, जो कि पाप है, पाप कर्म से क्या हो रहा था, शुद्ध हो रहा था। ठीक है, और एक और चीज बताए हैं, काले सांप की भांति जलाकर, काले सांप को भली भांति जलाकर बनाई गई राख और बहेड़े का तेल, मतलब विभीषी का तेल क्या करना है, हाँ, लिकोडर्मा, लिकोडर्मा बोलते हैं ना चित्र को, लेप लगाने से सभी प्रकार के चित्र शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। तो देखो, सांप को मार रहे हैं, यहाँ पे कीट को मार रहे हैं, दोनों का मारना मारना ही बताया हुआ है ना। तो कुल मिला के जानवरों को मारने का पाप कर रहे हैं। फिर चक्रमर्द, चक्रमर्द वाला पुराण चक्रमर्द को बोला है, इसका प्रयोग करने से 1 मास तक करने से धात्वांतर्गत चित्र नष्ट हो जाता है, धातुगत चित्र को भी नष्ट करता है। अवलबुज किसका पर्याय है, पर्याय याद कर लो, वातुची का है। ठीक है, अब देखिए नीलघृत, महानीलघृत के लिए आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीलघृत के लिए क्या बोला है कि दोष धातु आश्रितम पानाद अभ्यंग त्वकगतम, पीने के लिए बोला है, अभ्यंग के लिए बोला है, सॉरी अप्यसाध्यम नृणाम कुष्ठम नामना नीलम नियच्छति, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोष धातु आश्रित कुष्ठ भी नष्ट हो जाता है नीलघृत के सेवन से। इस घृत के पीने से धातुओं में स्थित तथा अभ्यंग से त्वचागत दोष नष्ट हो जाता है। पीने से धातुगत हो जाएगा ठीक, अभ्यंग करेंगे तो त्वचागत ठीक हो जाएगा। तो नीली नीली त्वचा प्रजाति होगी, याद करने का तरीका, पिएंगे तो धातु नीली हो गई, लगाएंगे तो त्वचा नीली पड़ जाएगी, तो नीलघृत का प्रयोग कर दिया है ना, पान अभ्यंग के फॉर्म में। ठीक है, और यह मनुष्य के असाध्य कुष्ठ को भी ठीक कर देता है नील। अब महानील क्या करता है, ये कोटेशन एक बार एग्जाम में पूछा है ना। तो सिद्धम कुष्ठापहम प्रथम रक्षण अंग सावरण श्रिता जनित, यहां से पूछा था। भगंधरम क्रमी नर्षो महानीलम यच्छति, भगंधर क्रमी अर्श आदि को नष्ट करता है। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कुष्ठ, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही दिए हैं। भगंधर क्रमी अर्श दिया हुआ है, त्वचा तो ठीक है, कुष्ठ तो ठीक ही ठाक है, लेकिन जो रोग का नामो निशान नहीं है वो बता दिए। महानील में भगंधर अर्श और क्रमी को नष्ट करने वाला होता है। कुष्ठ में शोधन का क्रम बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्षात पक्षात शर्दनम, पक्षात पक्षात मतलब 15-15 दिन में क्या कराना है, पेशेंट को वमन कराना है, 15-15 दिन में वमन कराना है। ठीक है, फिर क्या लिखा है,
सात मासा स्रंसनम, एक एक महीने के गैप से स्रंसन कराना, श्लोक से अटेम्प्ट करना भाई। स्रंसन एक विरेचन का ही टाइप है जिसको हम मृदु विरेचन बोलते हैं, आपको स्रंसन ही लगाना, क्योंकि विरेचन तो 4 टाइप का होता है, ठीक है। श्राव्यम रक्तम वस्त्रे ही द्वि, क्या है, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार का मतलब होता है 6-6 माह पर, 6-6 माह पर रक्त मोक्षण करा दो, 6-6 माह पे रक्त मोक्षण करा दो। और लास्ट का नस्यम दध्याति रात 3-3 रात्रि या 3-3 दिन की याद कर लो, क्या कराना है, नस्य कराना है ना, नस्य कराना है। अब एक और चीज पूछी जाती है, रस रत्न समुच्चय ने 7-7 दिन पर बोला है, 7-7 दिन पर किसने बोला है, रस रत्न समुच्चय ने बोला है। ये चीज आपको पहले से पता थी, प्रीवियस ईयर मैंने सॉल्व कराया है, तो आपको बहुत बार पढ़ाया भी है, ठीक है। हाँ, इसी प्रकार 1 मास तक गौमूत्र के साथ रसांजन पीना चाहिए, 1 माह तक गौमूत्र के साथ रसांजन पीने को बताए हुए हैं। कमी पड़े हुए कुष्ठों की चिकित्सा, हाँ, अगर किसी कुष्ठ में कमी पड़ जाएगा तो आपको क्या करना चाहिए, मांस के सरकर गिरने पर कुष्ठ रोगी को नीम के क्वाथ से सिद्ध तेलयुक्त पुराने मूंग का आहार करना चाहिए। देखो नीम कितनी कड़ी होती है, अगर कमी पड़ जाएंगे, वैसे नीम को कृमिनाशक बोला है, तो नीम को किसके साथ लेना है, तेलयुक्त पुराने मूंग के साथ लेना है, तो कृमि को नष्ट करने वाला होता है। वज्रक तिल, वज्रक महावज्रक, अभी हमने देखा था वज्रक को किसके फॉर्म में करते हैं, है ना, हाँ 1 मास तक वाला था, ठीक है। वज्रक को हम किसके फॉर्म में करते हैं, अभ्यंग के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। वज्र बना देता है शरीर को, ऐसे करके कोड बनाकर याद कीजिए। तो वज्रक तेल जो है, एतद वज्रकम अभ्यंग नाड़ी दुष्ट गणापह, किसके लिए यूज करते हैं, नाड़ी व्रण दूषित गण को नष्ट करने के लिए भी करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग कभी इंटरनल नहीं करते हैं, इसका प्रयोग ओनली एक्सटर्नल यूज करते हैं, ठीक है। तो नाड़ी व्रण के लिए, दूषित गण के लिए उपयोगी है। महावज्रक तेल भी वही है, नाड़ी व्रण दूषित गण तो रहेगा ही रहेगा। और घोरा नाशित नात्रम संशयम, और क्या बोले हैं, गलगंड गंडमाला भगंदर आदि में प्रयोग किया जाता है, सभी प्रकार के कुष्ठ में भी ये भी अभ्यंग के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो इस तेल की मालिश करने से अत्यंत भयंकर सभी प्रकार के कुष्ठ, गंडमाला भगंदर, नाड़ी व्रण दूषित गण आदि नष्ट होते हैं। अंतर इतना है, नाड़ी व्रण और वो तो वहां पर भी दिया है, दूषित व्रण यहाँ पर भी दिया है। अब महा नाम है ना, तो महावज्रक में और ज्यादा डिसीज ऐड हो जाएंगी, गंडमाला है ना, कई प्रकार के कुष्ठ हैं, इस प्रकार से 2-3 डिसीज और ऐड हो जाएंगी। लाक्षादी तेल, लाक्षादी तेल का प्रयोग किए हैं। अब यहाँ से सारे रेफरेंसेस पूछे गए हैं, सब कुछ है ना, जो अगला पेज है, जैसे सभी चैप्टर के लास्ट वाले श्लोक का बड़ा महत्व रहता है। अब यहाँ पर कुछ योग बताए हैं, प्रदेह उद्घर्षण विरेचन में तेल घृत की उपयोगिता, इसी प्रकार संशोधन वर्ग पुस्तक औषधियों के फल के साथ तेल घृत का पाक करके लेप लगावे तथा अभ्यंग करे। प्रतिदिन प्रातःकाल कल्याणकारक रेचक योगों का सेवन करके 5, 6, 7, 8 विरेचन करें, मतलब नित्य विरेचन टाइप का बता दिया है। क्या बोला है कि आपने जो विरेचन योग अभी पढ़े हैं, उन विरेचन योग का आपको नित्य सेवन करना है, उसके बाद 5, 6, 7, 8 विरेचन कराना चाहिए। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊँटनी के मूत्र का प्रयोग, कारभम वा प्रेत मूत्रम जीरत क्षीर भोजनम, ऊँटनी के मूत्र का पान करें और उसका पाचन हो जाने पर केवल दुग्धाहार करें। तो ऊँट से कुछ याद आ रहा है आपको, ऊँटनी के मूत्र पर हमने कुछ पढ़ा था, तो उष्टमूत्र कुष्ठ के लिए बेस्ट होता है। तो कुष्ठ में खदिर की प्रशंसा, खदिर को हमने क्या बोला है, कुष्ठघ्ना नाम कहा है, खदिर जो होता है कुष्ठघ्ना नाम है। तो कुष्ठ रोगी को नाश करने वाले इच्छा, कुष्ठ से पीड़ित व्यक्ति में स्नान पान आहार में सर्वत्र खदिर का प्रयोग करें। किस किस, हाँ उदर रोग में भी करते हैं, बिल्कुल सही। वो क्या है लेकिन, दुग्ध है कि मूत्र है, ये कुछ पता है, स्नान पान आदि के फॉर्म में खदिर का स्नान भी कर लो, पी भी लो, और क्या है अशन, खाना भी ना, आहार में सर्वत्र प्रयोग करना, ठीक है। तो जिस प्रकार वृद्धि को प्राप्त हुआ कुष्ठ अपनी शक्ति से रोगी का अंत कर देता है, उसी प्रकार प्रयोग में लाया गया खदिर अपनी शक्ति से कुष्ठ रोग को ठीक कर देता है। ओके, नीच रोम वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है, पहला। दूसरा, सर्वत्र खदिर का प्रयोग, नीच रोम नख वाला कि कुष्ठियों में पथ्यापथ, कटे हुए केश तथा नख वाला। नीच रोम नखा का मतलब होता है जिसके केश और नख कटा हुआ है, ठीक है। शांत, विश्राम करने वाला, हिताशयो, हित कर भोजन करने वाला, योषित मांस सुरावधि, जो योषित मतलब स्त्री है ना, औषध के सेवन करने वाला, स्त्री मांस सुरा को त्यागने वाला कुष्ठ रोगी कुष्ठ से मुक्त हो जाता है। तो कुष्ठ मुक्ति के लक्षण है नीच रोम नखा वाला, ठीक है। हाँ, अपने पढ़ा था ऊँट की गर्दन लंबी होती थी, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो 9th नंबर का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब 10th नंबर का चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, 1 मिनट के अंदर, है ना। तो पूर्व अवस्था में हमने संशोधन कराया, त्वचा में आशा पढ़ा, रक्त में आशाकार पढ़ा, मांस में आशाकार प्लस अरिष्ट मंतवले मेद आपको होता है, तो सार पढ़ा, मेद सार, उसके बाद अलावा इसमें अच्छी औषधियों का प्रयोग पढ़ा, रसायन का अयस्कृति पढ़ा, 3 और लास्ट में जो थी वो असाध्य थी। फिर हमको 15-15 दिन में वमन कराना, 1 महीने में संसन है, नस्य 3-3 दिन पर, मोक्षण 6-6 महीने पर, तुरत भल्ला तक, टिक तक, महाटिक तक, वज्रक महावज्रक, लाक्षादित, 7 सिद्ध लेप तरह के 6 पढ़े थे, है ना। और तूती कीट वाला बड़ा अच्छा सा रेफरेंस पढ़ा था, कृष्ण सर्दी पढ़ा था चित्र के लिए, खदिर विधान देख लिया, ऊँटनी का मूत्र देख लिया, 6 माह तक लिख लेना, अंडरलाइन कराया मैंने, ऊँटनी का मूत्र 6 माह तक प्रयोग करना है। क्लियर हो गया, सारांश पूरा बता दिया मैंने 1 मिनट में। अब महाकुष्ठ पढ़ते हैं, यवकल्प रेफरेंस याद करेंगे अभी, है ना, बैक रिवीजन करेंगे अभी। भयंकर कुष्ठ में कफ रोगों में सर्वांग शोथिवम क्रश होने की इच्छा वाले ग्रस्त व्यक्तियों के लिए कुशाग्र बुद्धि वैदिक आधुनिक योग का प्रयोग करें। तो सबसे पहले यवकल्प, यवकल्प का रेफरेंस पूछा जाता है कि, हाँ यवकल्प का रेफरेंस पूछा जाता है कि सुश्रुत ने यवकल्प का वर्णन कहाँ किया, तो 9th नंबर के कुष्ठ चिकित्सा में नहीं किया है, 10th नंबर के महाकुष्ठ में किया। यवकल्प बहुत बड़ा सा होता है ना, तो यवकल्प भी यही बताया डिटेल में, और अयस्कृति भी यही बताया। तो यवकल्प का रेफरेंस 10th नंबर का चैप्टर लगेगा, अयस्कृति का वर्णन भी 10th नंबर का ही चैप्टर लगेगा, ठीक है। पहला तो हमने रेफरेंस देख लिया, होता क्या है, कुटे हुए जो की भूसी साफ करना है, गौमूत्र में भिगाना है, मांस के बड़े टुकड़े में सुखाना है, 7 दिन गौमूत्र में भिगावे सुखावे। इतना याद करो, आपने जो यव लिया था वो गौमूत्र में भिगाना था, फिर भुनवाकर सत्तू वत्तू बना देना है, जो भी करना है। शाल सारादी गढ़ के क्वाथ के अनुपान के साथ, साल सारादी गढ़ का क्वाथ बनाना है, इसका अनुपान के साथ हमको लेना है। तो अयस्कृति हो चाहे यवकल्प हो, दोनों का अनुपान क्या है, साल सारादी गढ़ का क्वाथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यवकल्प विधान कहाँ बताया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या बनता है, साल सारादी गढ़ का लेप है। अयस्कृति वहां पे तो केवल इतना बताया है कि मेदक पुष्ट में देते, लेकिन पूरा विधान यहाँ पर बताया है, अयस्कृति है ना, पूरा यहाँ विधान बताया है, ठीक है। अयस्कृति वाला किसने क्या किया, अभी मैं क्वेश्चन क्लियर करूंगी बाद में, है ना, क्योंकि बहुत डाउटफुल है, बता रही हूँ थोड़ी देर। फिर जो कि बने हुए भोज्य पदार्थ, तो यव विधान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खदिर विधान कहाँ बता के आ गए, खदिर विधान इसके पहले 9th में, यव विधान, यव का ही आहार लो, जो कि वित्तीय के अनुसार गेहूं बास के बीजों को उपयोग करना चाहिए, जो से बने भोज्य पदार्थ लेना है, क्योंकि जो क्या करता है, लेखन का काम करता है। इस पेज से हमने 2 चीजें पढ़ी,
हवा है, शाल सारादी गण का अनुपान है, यह विधान यहाँ पे पढ़ा। अगले में देखते हैं पुष्ट में आसव विधान, सारे विधान बता दिए कौन कौन से आसव विधान हैं। तो यहाँ पे शाल सारादी, नग्रोदादी, आरगवदादी के क्षार जल तथा गौमूत्र से आसव विधान बताया है। सुरा विधान में वही है, तो आसव हो चाहे सुरा हो, शाल सारादी, नग्रोदादी, आरगवदादी पढ़े थे, नाश करता है, पुष्ट का नाश, नग्रोदादी, आरगवदादी, शाल सारादी, है ना। ऐसे ही पढ़ा था ना हमने, नाश करता है पुष्ट का, नग्रोदादी, आरगवदादी, शाल सारादी गण पुष्ट नाशक है। तो चाहे सुरा बोले, चाहे वो आसव बोले, चाहे वो अवलेह बोले, इन्हीं तीन गणों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से कुछ ज्यादा हमको याद नहीं रखना। अब आता है चूर्ण क्रिया। चूर्ण क्रिया में भी यही गण है। आगे चूर्ण क्रिया का वर्णन कर रहे हैं, शाल सारादी हो गया, आरगवदादी हो गया, नग्रोदादी हो गया। तो चूर्ण क्रिया में भी इसी का, अच्छा रक्तपित्त में था नाश। ओके, अभी पुष्ट में क्या था मुझे याद नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी नाश करके याद है। अयस्कृति का वर्णन, अयस्कृति का वर्णन कहाँ किया है यहाँ पर, ऐसा पढ़ा था हमने। अयस्कृति शब्द सबसे पहले चरक ने दिया था, वर्णन जो है पूरा डिटेल में सुश्रुत ने किया है, और बाघभट्ट ने प्रमेय में यूज किया है सबसे पहले, है ना। बाघभट्ट ने हाँ, बाघभट्ट ने सबसे पहले क्वेश्चन हमारा, मैंने कोई सा एग्जाम दिया था, उसमें क्वेश्चन पूछा था, बाघभट्ट ने प्रमेय में यूज किया, उसमें भी किया है। प्रथम की बात कर रहे हैं, सबसे पहले बाघभट्ट ने प्रमेय में यूज किया था, सबसे पहले की बात कर रहे हैं, फिर तो सब जगह बताया, पुष्ट में बताया हुआ है। तो अयस्कृति, इसके आगे अयस्कृति का वर्णन है तीक्ष्ण। देखना, ध्यान रखना कि लास्ट में कोड बनाकर याद कराऊं, ये भी बस पढ़ लो क्या लेना है। अयस्कृति कैसे बनाते हैं, अयस मतलब होता है लोह, लोहे का रसायन बना रहे हैं। तीक्ष्ण लोहे की पतले पत्र को लेकर, एक पतला पत्र लिया हमने तीक्ष्ण लोहे का, उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया है, लवण लगा दिया है, पंच लवण का कल्प लगा दिया है। फिर उपलों की अग्नि पर उन पत्रों को तपाना है। फिर त्रिफला और शाल सारादी के क्वाथ में 16 बार भुजाना है। फिर खदीर के अंगारों पर 16 बार तपाना है। शीतल होने पर चूर्ण बनाकर कपड़े में छान लेना है। किसके साथ खाना है, घी और मधु के साथ खाना है। अयस्कृति, अच्छा इसमें शाल सारादी का अनुपान नहीं है, हमने यवकल्प पढ़ा था ना, उसका अनुपान था शाल सारादी गण का क्वाथ। यहाँ पे शाल सारादी गण के क्वाथ में बुझा रहे हैं, अनुपान तो घृत और मधु है, ये याद रखना है ना। अभी मैंने यवकल्प पढ़ाया तो गलती से यहाँ पर ही बोल दिया था कि शाल सारादी का अनुपान है, इधर नहीं, ठीक है। और सभी का पाचन होने पर अम्ल लवण वर्जित, ये भी याद रखना है, कौन सा भोजन नहीं लेना है, अम्ल लवण भोजन नहीं लेना है। इस प्रकार इस चूर्ण की मात्रा पूछी जाती है, कितनी होती है, 1 तुला। 1 तुला मतलब होता है 100 पल, कितना, 1 तुला मतलब 100 पल, बहुत ज्यादा मात्रा होती है 100 पल, ठीक है। अब पूरा याद कर ले वापस से, क्या करता है ये पांडु हमारा पसमार नष्ट करता है, नहीं पूछा जाएगा। टास्क याद करो, टास्क, लोहे के पत्र लिया था, पंचलवण लगा दिया था, सबसे पहले त्रिफला क्वाथ में बुझाया, त्रिफला और एस फॉर शाल सारादी, शाल सारादी में बुझाया था कितनी बार, 16 बार। उसके बाद फिर तपाया, फिर के फॉर खदीर, केच लिखते ना खदीर को, तो खदीर क्वाथ में बुझाया, फिर हमने उसका चूर्ण बना लिया, फिर इस चूर्ण को हमने मधु प्लस घृत के साथ सेवन कर लिया, ठीक है। इतनी इसके बाद फटाक से याद भी हो गया है, रेफरेंस भी हमको याद हो गए, ठीक है। जो डाउट थे वो भी क्लियर कर लिए हैं। अब महौषध अयस्कृति को 1 मास या 15 दिन, हाँ अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अयस्कृति को महौषध बोला है। इस महौषध अयस्कृति को 1 मास या 15 दिन संधान रखने के पश्चात, ऐसा नहीं अयस्कृति बनाए कल से ही खाने लग जाओ, ऐसा नहीं करना, आपको उसको 1 महीना या 15 दिन तक रखना है संधान करके। उसके बाद अग्नि के अनुसार इसी प्रकार नग्रोदादी, आरगवदादी के द्रव्यों से अयस्कृति का निर्माण करें। क्लियर हो गया अयस्कृति से जितने भी संभावित क्वेश्चन थे। हमने सारी पढ़ लिए हैं, ठीक है। मैंने आपको खदीर विधान का कुछ गलत चीज याद करा दी, खदीर, वहां खदीर विधान नहीं था, खदीर विधान नहीं था, है ना, वहां पे सर्वत्र खदीर था। सर्वत्र खदीर का प्रयोग 9th नंबर के चैप्टर, विधान लिखा था ना, उसको पढ़ कर लेना, 9th नंबर के चैप्टर में सारे विधान तो यहाँ पे है, खदीर हो, आसव विधान, अरिष्ट विधान, चूर्ण विधान, सारे विधान 10वें चैप्टर में है। ये है खदीर विधान, वो खदीर का प्रयोग था, सर्वत्र खदीर, ठीक है। मात्रा पूछी जाती है, खदीर
हाँ, मात्रा पूछी जाती है कितना होता है खदिर विधान का, तो एक प्रस्थ मात्रा बताइए कितना, एक प्रस्थ, इतना बस याद रखो, एक प्रस्थ मात्रा होती है, बाकी का कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। खदिर विधान कहाँ है, ठीक है। फिर विधान के अनुसार आंवला का रस मधु घृत मिलाकर इस रस की मात्रा का सेवन करें ना, जो हमने खदिर वदिर का बनाया था वो सब बना लिया है, और आंखों पर मधु घृत मिलाकर आंवले का रस ले लिया, मधु घृत मिला लिया, अनुपान भी इंपॉर्टेंट है। फिर औषधि का पाचन होने पर भलातक विधान में कहे गए आहार विहार का सेवन करना है। इस औषधि का एक प्रस्थ सेवन करने पर आयु 100 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अब आता है गुरुचि विधान, जितने भी विधान है 10वें चैप्टर में बताए हैं। खदिर सार चूर्ण एक तुला, हाँ आने वाले हैं। खदिर विधान हमने एक प्रश्न पढ़ा, इसी में है। खदिर सार चूर्ण, अच्छा रह गया। खदिर सार चूर्ण जो है इसकी मात्रा एक तुला है। एक तुला मतलब 100 पल है। देखो चूर्ण की मात्रा बहुत ज्यादा है, एक तुला मत पढ़ना इसको, एक तुला पढ़ना। खदिर सार चूर्ण, चूर्ण की मात्रा 100 पल एक तुला है, जबकि विधान जो हमने पढ़ा वो एक प्रश्न। विधान क्या है थोड़ा सा देख लो, हमने जो जो भी किया उसमें खदिर का रस उस घड़े में टपके, कुल मिला के यहाँ पे रस का प्रयोग कर रहे हैं, वहां पे हम चूर्ण का प्रयोग कर रहे थे। ये दो चीजें अलग अलग है, ठीक है। गुरुचि विधान क्या है, प्रतिदिन प्रातःकाल गुरुचि का स्वरस या क्वाथ अथवा इनसे सिद्ध घृत का सेवन, घृत युक्त भात आंवले का यूज के साथ इस प्रकार एक मास इसका सेवन करने से सभी प्रकार के कुष्ठों से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर शुरू करेंगे प्रमेह चिकित्सा। तो इसका एक बार रिवीजन देख लेते हैं। महाकुष्ठ में हमने यवकल्प विधान पढ़ा, यवकल्प की अनुपान पूछा जाता है, साल साराधिगण का क्वाथ है। दूसरा चीज हमने पढ़ा यहाँ पे यव विधान है ना, आसव विधान है, सुलासव विधान है, ठीक है, अवलेह विधान है, चूर्ण क्रिया हो गया, आयस्कृति का टास्क याद कर लिया हमने, मधुघृत उसका अनुपान देख लिया, इसको 15 दिन या 1 महीने बाद यूज करना चाहिए। खदिर विधान देखा और गुरुचि विधान देखा। ये हमारा सारांश था इस चैप्टर का, ठीक है। अगला चैप्टर शुरू करेंगे प्रमेह चिकित्सा। हाँ, तो बुद्धिमान अभी थोड़ा सा बच गया था। इन बीजों के द्वारा हजारों सुरामन आसव अरिष्ट अवलेह चूर्ण आयस्कृति का निर्माण करें, ठीक है। प्रमेह चिकित्सा, चैप्टर को देखकर लगता है कि बड़ा है ना, बड़ा है, लेकिन उसमें याद करने की चीजें कम रहती हैं। तो आपको मतलब 2-2 3-3 पेज के चैप्टर में मुश्किल से हमको 5-6-8 लाइन याद करनी। तो प्रमेह चिकित्सा एकादश चैप्टर है, 11वें नंबर का चैप्टर है। प्रमेह 2 प्रकार के होते हैं, एक सहज होता है, एक अपथ्य निमित्तज होता है। सहज मतलब क्या होता है, जन्मजात। अपथ्य निमित्तज मतलब इसको जन्मोत्तर कालज भी बोलते हैं, जन्मोत्तर कालज। थोड़ा सा इस पर डिटेल समझे, क्योंकि यहाँ से मॉडर्न के क्वेश्चन भी बनते हैं, है ना। तो अपथ्य निमित्तज मतलब पैदा होने के बाद आप इतना सारा मीठा मीठा खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उसके कारण से होता है। तो मतलब इसको हम स्थूल प्रमेह ही बोलते हैं, क्योंकि अपथ्य निमित्तज जो होता है स्थूल प्रमेह ही होता है, और सहज जो होता है ये कृष्ण प्रमेह ही होता है, क्योंकि जन्म से ही उसको कुछ रहते हैं फैक्टर, उसकी वजह से हो जाता है, उसकी वजह से। और अपथ्य निमित्तज जो होता है तरह तरह का खा रहा है, ग्लूकोज ज्यादा जा रहा है बॉडी में, उतना सेल हमारी यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, उस कारण से होता है वो स्थूल रहता है। और मॉडर्न में आपने पढ़ा होगा, है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी, ऐसा नहीं रहता है। प्राइमरी डायबिटीज मतलब यहाँ पे हम टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ते हैं, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। और सेकेंडरी मतलब कि सेकेंडरी कॉज से होता है, ऐसा कहीं क्लासिफिकेशन नहीं दिया है। प्राइमरी सेकेंडरी में बता रही हूँ आपको, प्राइमरी कॉज की वजह से हो रहा है, मतलब इसका कोई ज्यादा नोन कॉज नहीं होता है। टाइप 1 और टाइप 2, सेकेंडरी मतलब जैसे किसी को हाइपरटेंशन था तो डायबिटीज हो गया है, किसी को पीसीओडी था तो डायबिटीज हो गया है, वो सेकेंडरी कॉज के कारण होता है, ठीक है। हाँ, गेस्टेशनल डायबिटीज कोई टाइप में नहीं आता है, वो प्रेगनेंसी के दौरान होता है, वो गेस्टेशनल डायबिटीज होता है। टाइप 1 में जो हम पढ़ते हैं ना, जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस ना, बच्चों में जो होता है ना वो टाइप 1 होता है। ये क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज होता है अर्ली एज में होता है, जैसे लेस देन 15 इयर्स, है ना, वो टाइप 1 होता है। टाइप 3 जो होता है उसके बाद में होता है। थोड़ा सा बस बताऊंगी, ज्यादा भी नहीं पढ़ाना है मुझे भी, है ना। तो इसमें मेजर डिफरेंस क्या होता है टाइप 1 और टाइप 2, ये बहुत जल्दी हो जाता है बच्चों में, ये थोड़ा सा बाद में होता है, ठीक है। तो टाइप 1 में क्या होता है, इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, जो इंसुलिन होता है कंप्लीटली एब्सेंट होता है। दूसरा कॉज, इसमें जो बीटा सेल्स होती है पेंक्रियाज की, वो कंप्लीटली क्या हो जाता है, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसके कारण से इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हो रहा। इसके कारण क्या होता है, जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज रहता है, यहाँ पे हमारी सेल्स रहती है ना। इंसुलिन का काम क्या होता है, इसलिए पढ़ा रही थी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है इंसुलिन का। नहीं, अरे हर बुक में थोड़ा बहुत आगे पीछे लिखा है ना, 15 साल तक ही अधिकतर बुक में लिखा है, 15-16 कितने तक, ठीक है। तो इंसुलिन का काम क्या होता है, ब्लड के ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाना रहता है। इंसुलिन अगर एब्सेंट होगा तो ब्लड का ग्लूकोज जो है सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए, अगर ये सेल्स तक नहीं पहुंच पा रहा है ग्लूकोज, तो सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, इस कारण से व्यक्ति दुबला रहता है। तो टाइप 1 में जो होता है हम उसको थोड़ा सा सहज से कोरिलेट कर सकते हैं ना, यहाँ पे जो व्यक्ति रहता है दुबला रहता है। और टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 में होता है इंसुलिन क्वांटिटी कम भी रह सकती है, इंसुलिन नॉर्मल भी हो सकता है, और यहाँ पर जो रिसेप्टर्स होते हैं, है ना, सेल वॉल पर रिसेप्टर होते हैं, उन रिसेप्टर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें क्या पैथोलॉजी होती है, इंसुलिन कम रहता है तो ग्लूकोज से सॉरी ब्लड से ग्लूकोज को कम पहुंचाता है सेल्स तक, ठीक है। ऐसा नॉर्मल होता है, लेकिन पहुंचा तो रहा, लेकिन यहाँ के रिसेप्टर्स खराब हो गए हैं। रिसेप्टर खराब हो जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, है ना। और तीसरा क्या होगा, इंसुलिन नॉर्मल होते हुए कोई रिसेप्टर अगर खराब हो रहा है, नॉर्मल होने के बाद भी सेल एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, तो क्या होता है, सेल्स को ग्लूकोज की डिजायर होती है। इस कारण से व्यक्ति बहुत खाना खाता है लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाता है, इतना ज्यादा खाता है कि थोड़ा बहुत पहुंच भी जाता है, लेकिन ब्लड में फिर बढ़ता जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है व्यक्ति, इस कारण से खाता जाता है, इसलिए मोटा भी होता जाता है। ये थोड़ी सी नॉर्मल जरा सी पैथोलॉजी थी, है ना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, ठीक है। मैंने पूरा नहीं पढ़ा, बहुत बड़ा डायबिटीज है, इतना बस थोड़ा सा ध्यान में रखें। और एक कीटो एसिडोसिस होता है, वो भी देख लें, है ना, अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है, कीटो एसिडोसिस क्या होता है। कीटो एसिडोसिस क्या होता है, जनरली क्या होता है, हमारी बॉडी एनर्जी किससे प्राप्त करती है, ग्लूकोज से प्राप्त करती है ना, ग्लूकोज से हमारी सेल्स को एनर्जी मिलता है। लेकिन क्या होता है, किन्हीं कारणवश ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है सेल्स के द्वारा, तो वो अदर पार्ट से, अदर पार्ट मतलब क्या हो जाएगा, प्रोटीन और फैट, प्रोटीन और फैट का यूटिलाइजेशन करने लगती है एनर्जी के लिए। तो इनका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, कीटोन बॉडी। इनका जब ये टूटता है तो ये कीटोन बॉडी बनाता है, और एनर्जी बनाएगा, कीटोन बॉडी बनाएगा। तो उस कंडीशन में जब ग्लूकोज प्रॉपर नहीं ले पा रहा है व्यक्ति, या यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो हमारी बॉडी प्रोटीन और फैट से एनर्जी प्राप्त करने की कोशिश करती है, जिसके कारण ब्लड में कीटोन बॉडी बढ़ जाती है। कीटोन बॉडी जब बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी तो कीटो एसिडोसिस हो जाता है, जो कि सबसे ज्यादा कॉमनली हमको कहां मिलता है, टाइप 1 में मिलता है, सबसे ज्यादा कॉमन। और टाइप 2 में बहुत रेयर देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा इसमें कॉमन होता है, ठीक है। समझ आ गया भाई, नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बताया, ठीक है। प्रमेय 2 प्रकार का, सहज और अपत्य
अपत्य निमित्त जो सहज होता है मात्र पित्त के बीज के द्वारा होता है और आहार जन्य अपत्य निमित्त होता है। ठीक है, तयो पूर्वद्रवा क्रशो, ये जो होता है क्रश होता है, रुक्ष अल्पाशी बहुत कम खाना खाने वाला होता है, क्रश होता है पूरा। हम इसको टाइप 1 से कोरिलेट कर सकते हैं। टाइप 2 वाला जो होता है मोटा होता है, व्यक्ति स्थूल होता है क्योंकि बहुत ज्यादा भोजन करता है ना। ये अपत्य निमित्त जो है हम टाइप 2 से कोरिलेट कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये क्रश है, कम खाना खाता है, पिपासा लगती है, परिसरलशील भवति। और जो दूसरा वाला है स्थूल होता है, बहुत खाना खाता है, स्निग्ध होता है, संयास स्वप्नशील आदि होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम प्रोटीन एंड फैट इज कॉल्ड, हाँ बिल्कुल ठीक है, वो तो पैथोफिजियोलॉजी मैंने आपको पूरा नहीं बताया। हाँ बिल्कुल, टाइप 1 में सबसे ज्यादा कॉमन होता है क्योंकि उसकी फिर बहुत बड़ी वो ग्लाइकोजन फिर ग्लाइकोजेनेलिसिस होता है, उससे क्या क्या चीजें बनती है वो सारा बहुत बड़ा है। ठीक है, इतना बस याद रखो। क्रमी की सामान्य चिकित्सा क्या होती है? कृशम अन्नपानम प्रति संस्कार का भी, क्रिया भी चिकित्सेत स्थूलम अपतर्पण युक्ता भी। इनमें कृश व्यक्ति की चिकित्सा औषधि सिद्ध अन्नपान तथा वमन विरेचन आदि क्रियाओं के द्वारा करें और स्थूल व्यक्ति की चिकित्सा अपतर्पण आदि क्रियाओं से करें, है ना। अब इसमें एक सिद्धांत आएगा आगे जाके, वहां से आपका क्वेश्चन ऐसा रीजनिंग क्वेश्चन बनता है। कृष व्यक्ति के लिए हमको क्या बोला है? औषधि सिद्ध अन्नपान वमन आदि हमको कराना है और स्थूल में हमको अपतर्पण चिकित्सा कराना है। कृष में अपतर्पण चिकित्सा कराने को नहीं बोले। आपने पढ़ा ना स्थूल क्रमे की, बलवानी का, प्रशस्ति का, परिदुर्बलस्य, संग्रहणम तत्र कृशस्य। संग्रहण किसमें कराना है? कृष में, और शोधन किसमें कराना है? स्थूल में, है ना। ऐसा आपने पढ़ा। शोधन का मतलब यह है कि अपतर्पण टाइप का शोधन कराना। यहाँ पे थोड़ा सा मृदु मृदु चीज कराएंगे केवल श्रुत अवरोध को हटाने के लिए। ठीक है, क्रमे में वर्ज्य क्या है? तो मैंने आपको पहले बताया था कि ज्यादा खाओगे ज्यादा निकलेगा। क्या बोले हैं सद्यो? हाँ, क्या बोले कि ज्यादा खाओगे ज्यादा निकलेगा। तो लिक्विड ज्यादा पिएंगे तो ज्यादा निकले। इसमें क्या मिलता है? 3 पी, पॉलीडिक्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया मिलता है। तो यूरिया क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप लिक्विड डाइट ज्यादा ले रहे हैं, है ना। हमारी बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म होता है, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसी चीज आ रही है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है तो बॉडी उसको निकालने लगती है। आपने ज्यादा पानी पिया तो ज्यादा पानी बॉडी को हार्म हो जाएगा, तो उसको निकालने का काम करता है। तो यहाँ पे सारी लिक्विड चीजें हैं। क्या क्या है? बहुत ज्यादा तो नहीं रहते, लेकिन कभी यूजी में हमारा एक कंपटीशन था, उसमें क्या था कि 500 श्लोक सुनाना था, है ना। 500 श्लोक 2 दिन में याद करके सुनाना था। हमने उसमें पार्टिसिपेट किया था, तब उस टाइम हमको ज्यादा याद हो गए थे। तो धीरे धीरे हमारी एक डायरी, 2-3 डायरी बन चुकी हमारी श्लोक की। याद है, कम से कम 1000 श्लोक तो याद हुई, उससे ज्यादा नहीं हुई, है ना। 1000 तो याद ही हुई। पंचकर्मा के तो मोस्टली सारी ही याद है, थोड़े बहुत होंगे, चरक के तो सारे ही याद है जो इंपॉर्टेंट है वो। तो प्रमेय में लिक्विड चीजें सौदीय, कुशोदक, शुक्त, मैरी, सुराहासम, जल। देखो पानी का भी मना कर दिए, पानी का मना कर दिए, लिक्विड है। दूध का मना कर दिए, तेल, घी, बेचारा मर नहीं जाएगा, कुछ ना पिलाओ उसको। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल ना पिलाओ, कम पिलाओ ना। तो जल, दूध, घी, इक्षु विकार, दही, पिसा हुआ अन्न, खट्टे शरबत, ग्राम, आनु, पौधक जीवों का मांस त्याग देना चाहिए। पथ्य क्या होगा फिर? शाली चावल, साथी चावल, कोदो, अरण्य, चना, अरहर, कुल्थी, है ना, मूंग, दंती, इम्बुदी, सरसों, तीसी के तेल में सिद्ध, तिक्तगढ़, है ना। इस प्रकार का आहार हमको देना है। फिर प्रमेहिना स्निग्ध मन्यतमेन तेल प्रियंगवादी सिद्धेन। अब यहाँ से थोड़ा पहले हिंदी पढ़ा दूं मैं, उसके बाद संस्कृत को अंडरलाइन करूंगी। ठीक है, अरे भाई ऐसा उपमा मत दो हमको, है ना। इंसान है भी, बस ये है कि थोड़ा मेहनत करते रहते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, है ना। क्योंकि मतलब जहां से आए हैं उस स्थिति को देखते हुए हमने मेहनत की है ना। कोई पैदाइशी बड़े शहर में नहीं रहता है ना। इंसान हमने देखा कि वही सफल होता है जो बहुत छोटे लेवल से उठकर आया हुआ है। क्योंकि जिनके पास बहुत पैसे रहते हैं ना, वो क्या करते हैं कि चलो भाई घर में इतना पैसा है, मैं तो कुछ ना कुछ कर ही लूंगा, तो वो मेहनत नहीं करते। मैंने देखा है अक्सर, बहुत कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ, है ना, कि जिनके पास उनको जिनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहती है कि मुझे अपने पूरे परिवार को जब जरूरत पड़े तब उनकी मदद करना है। अगर वो इंसान ऐसा सोचता है तो जरूर कुछ ना कुछ कर लेता है ना, करके ही रहता है। ठीक है, तो सारी चीजों को सोचते हुए करना है। अपने आप को हमेशा ऐसा फील नहीं होने देना कि आपके पास बहुत सारा है। आपके पास बहुत सारा है तो उसके बहुत सारा होने के बाद आपको सबकी मदद भी तो करना है ना, अपने परिवार को साथ में लेके चलना है। सारी चीजों को सोचा करो। ठीक है, प्रथम स्निग्ध किए प्रमेह रोगी को उपयुक्त किसी तेल अथवा प्रियंगु आदि से सिद्ध घृत के द्वारा तीक्ष्ण वमन कराना चाहिए और विरेचन। किसको करना है ये ध्यान रखना। हमने एक व्यक्ति को स्नेहन कराया, कौन सा तेल दिया, है ना, को उपयुक्त किसी तेल अथवा प्रियंगु आदि से सिद्ध घृत के द्वारा तीक्ष्ण वमन कराना चाहिए, विरेचन देना चाहिए। विरेचन के बाद सुरस आदि के कषाय में सोंठ, देवदारू, नागर, मूत्र, मधु, सेंधा, नमक मिलाकर आस्थापन वस्ती देना है तथा दाह युक्त में हमको तेल रहित न्यग्रोध आदि कषाय से आस्थापन देना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। पहले तो आपको इतना याद रखना, इधर का कुछ तेल वगैरह याद नहीं करना है कि प्रमेह रोगी में हमने स्नेहपान कराया, वमन विरेचन दिया। अब विरेचन भी हो गया, वमन भी हो गया, मतलब पहले वमन हो गया फिर विरेचन हो गया। अब आप इसमें क्या करोगे? हमको 2 कंडीशन बताई गई है यहाँ पे। क्या कंडीशन बताई है? पहली कंडीशन बताई है कि विरेचन के बाद सुरस आदि गढ़ के कषाय से हमको आस्थापन वस्ती देना है। सुरस आदि गढ़ के कषाय से अगर उसमें जलन हो रही है पेशेंट को, दाह युक्त है, तो आपको तेल रहित वस्ती देना है और दाह को शमन करने के लिए शीतल गढ़ का उपयोग करना है, न्यग्रोध आदि के कषाय का उपयोग करना है, वो भी आस्थापन के फॉर्म में। समझ आ गया? दोनों ही वस्ती आस्थापन वस्ती है। अंतर इतना है, एक सुरस आदि गढ़ से दे रहे थे, अगर दाह प्रेजेंट है उसमें हम किससे देंगे? तेल रहित और न्यग्रोध आदि से देना चाहिए। सभी प्रमेयों को नष्ट करने वाले 5 योग बताए हैं, है ना। ये हम नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, आप थोड़ा सा लिख लो, है ना। एक पेपर ले लो, एकल कषाय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट चिकित्सा केवल सुश्रुत ने बताई है, ऐसा चिकित्सा और किसी ने नहीं बताया। विशिष्ट चिकित्सा तो कफज प्रमेय की विशिष्ट चिकित्सा याद करते हैं। कफज प्रमेय, हर एक प्रमेय में स्पेशल योग बताया है। ठीक है, हाँ, कफज प्रमेय में केवल सुश्रुत ने ऐसा बताया है विशिष्ट चिकित्सा, बाकी किसी आचार्य का नहीं है। तो कफज प्रमेय में पहला देखो, पूरा टिक ऑफ याद कराऊंगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। उदक मेघ में क्या देते हैं हम? पारिजात कषाय, पारिजात कषाय। कोडी बनाते जाओ साथ में याद करने के लिए। कैसे कोड बनाओगे? उदक परी। क्या कोड बनाओगे? उदक परी। हम बोलते हैं ना जल परी, देखी नहीं है भाई, बस बोलते रहते हैं। तो उदक में परियां रहती हैं, उदक परी। तो उदक में पारिजात कषाय देते हैं। इक्षु बालिका, इक्षु बालिका जो में है, इक्षु बालिका में अग्नि मंथ कषाय, अग्नि मंथ कषाय। इसी को हम अग्नि मंथ को वैजंती बोलते हैं, वैजंती, वैजयंती। ठीक है, इक्षु बालिका, बालिका है, बालिका कौन है? एक लड़की है ना। बालिका एक लड़की है, वैजंती, है ना। बालिका वैजंती लड़कियों का नाम रहता है ना, वो अग्नि में खाना पकाती है, या फिर बालिका अग्नि में खाना पकाती है। इक्षु बालिका अग्नि मंथ कषाय देते हैं। तीसरा जो है सांद्र में है,
सांद्र मेह का एकल कषाय या विशिष्ट कषाय क्या है? सांद्र मेह का ये है सप्तपर्ण कषाय। सप्तपर्ण कषाय याद कैसे करोगे? किसी चीज को सांद्र बनाना है, हमारे पास एक लिक्विड है, उसको हमको कंसंट्रेट करना है, तो एक चीज डालेंगे तो होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, हमको 7 चीजें तो डालनी पड़ेगी। तो किसी चीज को सांद्र बनाना है तो 7 चीजें डाल दो। अभी क्वेश्चन भी पूछूंगी मैं लास्ट में, याद होना चाहिए, है ना? सुरा मेह में, सुरा मेह में नीम। अब कषाय कषाय नहीं लिख रही हूँ, आप लिख लेना नीम कषाय। तो सुरा मतलब सुर, सुर भगवान को क्या चढ़ता है? नीम चढ़ता है ना? जैसे माता जी की स्थापना करते हैं वहां पे नीम लगाते हैं ना, क्योंकि नीम उनको बड़ी पसंद है, तो सुर के लिए नीम बहुत पसंद है। पांचवा आ जाइए, सिक्ता मेह, सिक्ता। इसमें हम क्या करते हैं? चित्रक कषाय, चित्रक। अपन बोलते हैं ना कि कुछ तो सीख जाओ, चित्र बनाना ही सीख जाओ, चित्र बनाना सीख जाओ। सीख को हम सिक पढ़ लो, सिक से पढ़ लो सिकता। चित्र बनाना चित्रक, सीख जाओ सिकता। सिकता में चित्रक कषाय देते हैं, ठीक है? याद होते चल रहा है कि नहीं? टफ तो नहीं लग रहा? छठवा पिष्ट मेह। पिष्ट मेह में क्या है? हरिद्रा दारू हरिद्रा कषाय। हरिद्रा दारू हरिद्रा कषाय। कैसे याद करोगे? दोनों हल्दियों की हमने पिष्टी बना दी, दोनों हल्दी लेके घर में थी हमारे पास, हमने उसकी पिष्टी बना दी, तो पिष्ट मेह में हरिद्रा दारू हरिद्रा। शनह मेह में, शनह मेह में खदिर कषाय। खदिर का पेड़ देखा आपने, बहुत छोटा रहता है, खदिर बहुत छोटा रहता है। सुरा मेह में हमने याद किया, सुरा को हमने पढ़ा सुर मतलब देवता, देवी देवता। तो देवी को क्या पसंद रहता है? नीम पसंद रहता है ना? मतलब हमारे यहाँ पे माता जी जब रखते तो उनकी मंडप के चारों ओर नीम लगा देते हैं, ठीक है? तो शनह खदिर के पेड़ पे हमको धीरे धीरे चढ़ना चाहिए, बहुत छोटा सा रहता है, टूट जाएगा ना, खदिर एक जगह रहेगा, खदिर धीरे धीरे खदिर के पेड़ पर चढ़ना चाहिए, ठीक है? आठवां देखते हैं, शुक्र मेह। शुक्र के लिए क्या चाहिए हमको? शीतल चीजें चाहिए, उसी के समान गुणधर्मी होना चाहिए। तो दूर्वा शैवाल, दूर्वा शैवाल, प्लव हट कसेरू, प्लव हट कसेरू, कुकुब चंदन, कुकुब और चंदन। एक चीज याद कर लो, बाकी तो याद ही हो जाएगी, है ना? हाँ, अभी समय में पढ़ेंगे ना, उसमें आएगा। खदिर के पेपर धीरे धीरे चलना चाहिए। तो शुक्र शीतल होता है, दूध हुआ, शैवाल प्लव की सारी चीज शीतल हमको यूज करना चाहिए। नौवा जो है फेन मेह, फेन मेह त्रिफला आरगवद द्राक्षा कषाय। त्रिफला आरगवद द्राक्षा कषाय। तो देखो त्रिफला हम क्वाथ बनाते हैं, आरगवद का क्वाथ बनाते हैं, विरेचन के फॉर्म में यूज करते हैं। विरेचन में हम हमारे हॉस्पिटल में अधिकतर यही चीजें यूज करते हैं, आरगवद द्राक्षा कुट्टी हरी त्रिफला आरगवद आदि क्वाथ बनाते थे, तो बहुत उबलता था वो, फेन निकलता था उसमें। तो फेन मेह में त्रिफला आ जाएगा। लास्ट देख लेते हैं लवण में, बाकी पर कल याद करेंगे। लवण मेह में क्या है? पाठा अगरू हरिद्रा कषाय। पाठा अगरू और हरिद्रा। देखो किचन में जो होता है, लवड़ में नमक रहता है, हल्दी रहता है, पाठा मतलब पिट्ठियां, मतलब लवड़ की जो डलियां होती ना, बड़ी बड़ी नमक की डलियां जो जानवरों को, गाय भैंस को खिलाई जाती है, हमारे यहाँ पे बैल को खिलाई जाती है, वो है ना डलियां, पाठा उनको बोलते हैं, है ना? तो लवड़ में पाठा हल्दी किचन में मिल जाती है, तो ऐसे करके याद कर लो। अब मैं इससे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, उसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे, है ना? कल हमारा 11वां चैप्टर थोड़ा सा ही बचा है, 12 13 आना है, तो हम क्या करेंगे? उसमें 7 चीजें मिला देंगे तो वो गाढ़ा हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा, ठीक है? शुक्र में हमने ये बोला था, शुक्र में ये बोला था कि शुक्र के जो गुण है शीतल है, तो शैवाल प्लव कसेरू चंदन जो है शीतल चीजों में आता है ना? ठीक है? और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए।